अंजलि जी, आरटीआई माफिया, लोग कहते हैं कि भाई आरटीआई माफिया काम कर रहा है। उन्होंने लोग हायर कर रखे हैं जो मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, कैमरा लेके घूमते हैं, जहां पर काम हो रहा है वो फोटोग्राफ खींच लेते हैं। उनके साथ कुछ वकीलों की मिलीभगत है, अगर आप उनको पैसा नहीं देंगे तो आपको कोर्ट में ले जाएंगे। ये क्या हो रहा है? इसका तोड़ सबसे बड़ा यही है कि एक तो जब हम कुछ भी करें, चाहे आपने बात कही कि लोगों ने थोड़ा सा आगे बढ़ा रखा था पब्लिक प्लेस के अंदर अपनी दुकान या मकान, तो जब हम ऐसी कोई भी बात करें तो हमें एक डर रहता ही है और रहना भी चाहिए कि हम कुछ अगर कानून तोड़ रहे हैं तो अगर हम दूसरे कानून तोड़ने वालों के ऊपर चाहते हैं कि कुछ एक्शन हो, हम पे भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कानून के बारे में जानकारी अच्छी हो, जिससे कि कोई बेवजह किसी का शोषण ना कर सके उस कानून का नाम लेके। अब अगर हम देखते हैं कि PIL जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो एक बहुत अच्छा चीज़ सिद्ध हुई है हमारे कोर्ट्स में लोगों की बातें आगे ले जाने के लिए, उसको भी मिसयूज़ कहा जाता है कि हो रहा है। तो क्या हम चाहते हैं कि उसके ऊपर भी वो भी ना हो? तो उसी तरह से सूचना का अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, उसका कुछ लोग मिसयूज कर रहे हैं। आपने माफिया का, ये बहुत चिंताजनक बातें हैं, पर इसको एक पर्सपेक्टिव में भी देखने की जरूरत है। चेतन जी, आपका दिल्ली की जो हमने कहानी बताई और कहा कि दिल्ली में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आरटीआई माफिया काम कर रहा है, जिन्होंने लोग हायर कर रखे हैं आरटीआई लगाने के लिए, आरटीआई से जानकारी निकालने के लिए, और उसके बाद उन मामलों को कोर्ट में ले जाने के लिए पैसे जो है उससे ऐंठे जाता है, एक्सटॉर्शन किया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर ये अच्छी बात है कि अगर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं और ये ऐसा होता है, तो अभी तक क्योंकि ऐसे मामले हमारे बम्बई में तो ऐसे मामले जल्दी नहीं आए थे, खाली 3 लोग पकड़े गए थे। और अभी जो दूसरे इतने बड़े पैमाने पे 77 लोगों को जो BMC ने ये निकाला हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि आरटीआई का दुरुपयोग होता है, पर सब लोग इतना दुरुपयोग तो नहीं करते मेरे हिसाब से। और आरटीआई अच्छा टूल है और हमारे लिए, गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा टूल है कि जो चीज नहीं मिलती है, आरटीआई एक एप्लीकेशन करने के बाद आसानी से हम हेल्प कर सकते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछूं, जब 3 लोग गिरफ्तार हुए तो आपको लगता है कि ये भी एक मैसेज जाएगा ऐसे लोग जो कर रहे हैं? मान लीजिए इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां होती है, जो लोग इस तरह से पैसा वसूल रहे हैं, ऐसे कुछ गिरफ्तारियां हो तो उससे लगता है मैसेज जाएगा? 100% ये मैसेज जरूर जाएगा और लोग इससे अभी डरेंगे, क्योंकि आज तक ये फर्स्ट टाइम 3 जन को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। आज तक किसी आरटीआई एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया हुआ ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है। अंजलि जी, जैसे BMC में हुआ, वो कह रहे हैं। दूसरी बात, MCD में भी मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि अब उनको ऐसा लगता है कि सवाल पूछने चाहिए कि जो आरटीआई लगा रहा है, कि अगर आप मालवीय नगर में कोई व्यक्ति घर बना रहा है और आप रहते हैं पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में, वहां से आप एक आरटीआई लगा के पूछते हैं कि भाई ये मकान के बारे, तो ऐसे लोगों को क्वेश्चन किया जाना चाहिए कि भाई वो क्यों लगा रहे हैं आरटीआई? देखिए, ये बात जो है कि क्या सवाल पूछना चाहिए, कारण क्या है आरटीआई लगाने का, उसका जो इनफैक्ट कानून के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये पूछा नहीं जा सकता रीजन, और उसका कारण यही है कि हम सब किसी ना किसी रूप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार को टैक्स देते हैं, और वो पैसा किधर यूज हो रहा है, पटपड़गंज में जो रहते हैं उनका पैसा मालवीय नगर में यूज हो रहा है कि वो जो रहते हैं उनका पैसा केरल में कहीं यूज हो रहा है, ये नहीं जान सकते। इसीलिए इस तरीके की हम यदि कहेंगे सवाल करके उन आरटीआई को रोका जाए, वो मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। पर इसमें मैं 2 चीजें जरूर कहना चाहूंगी जहां पे मैं कुछ हद तक चेतन जी से असहमत हूं। एक तो ये जो पूरा 77 लोगों को ब्लैकलिस्ट करने का मामला BMC में है, मुझे तो लगता है ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। देखिए, जो लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, जो लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी टूल का सहारा लेके उसको कर रहे हों, चाहे आरटीआई, चाहे CRPC, चाहे किसी भी कानून का, वो गलत काम है। अगर एक्सटॉर्शन, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसको किसी कानून से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 77 लोगों को ब्लैकलिस्ट करने का क्या मतलब होता है, क्योंकि ब्लैकलिस्ट को अगर हम लोग देखें, कानून में ये नहीं कहा जा सकता कि हम आपको ब्लैकलिस्ट करते हैं, आप सूचना नहीं मांग सकते। वो तो मेरा संवैधानिक अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार है। दिल्ली में एक आरटीआई माफिया, लोग कह रहे हैं कि आ गया सामने, और एक जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट इस बात से परेशान है कि उनके नाम से लोग जगह जगह अपने पर्सनल झगड़ों को लेकर भी आरटीआई लगा रहे हैं। क्या है यह मसला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देश में भले ही लोकतंत्र है, पर सवाल पूछना आज भी यहाँ सही नहीं माना जाता, और वो सवाल किसी अधिकारी से पूछना हुआ
तब आम इंसान बेचारा पूछ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि सवाल पूछना गलत है, पर वर्षों से चली आ रही अधिकारियों की तानाशाही रवैया जनता को अधिकारियों से दूर करती चली आ रही है। पुराना पीछे छूटा और एक नया अध्याय जुड़ा जब लोगों को सूचना का अधिकार कानून मिला। मानो आम आदमी को सवाल पूछने का कानूनी हक मिल गया। लोग अपने अधिकार का प्रयोग करने लगे। अधिकारियों से सवाल पूछा और उनकी जवाबदेही तय की, पर जवाब न देने की मानसिकता अधिकारी आज तक नहीं छोड़ सके। आरटीआई आवेदन जाते और अधिकारी जवाब नहीं देते। तब लोगों ने अपने आवेदन पर किसी बड़े आरटीआई कार्यकर्ता का नाम लिखना शुरू कर दिया। आरटीआई आवेदन में बड़ा नाम होगा तो जन सूचना अधिकारी तुरंत जवाब देंगे, यानी नाम का दुरुपयोग। कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली के रहने वाले आरटीआई आवेदक सुभाष अग्रवाल के साथ। लोगों ने अपनी आरटीआई आवेदन पर सुभाष अग्रवाल का नाम लिखकर आरटीआई डालनी शुरू की। जिस तरीके की फर्जी पिटीशंस लगाई जा रही हैं, वो सारी की सारी एक आपसी राइवलिटी की पिटीशंस हैं। उससे मेरा इम्प्रेशन उन पब्लिक अथॉरिटीज़ में बहुत ख़राब होता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और वैसे भी जुर्म ही है। जो भी इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये एक बड़ा भारी एक जुर्म है और इस पे रोक लगनी चाहिए। मैं तो हमेशा पब्लिक अथॉरिटीज़ को लिख देता हूँ कि ये पिटीशन मेरी नहीं है और इसके खिलाफ आप समुचित पुलिस कार्रवाई करें या और कोई इंक्वायरी करें। सुभाष अग्रवाल देश के बड़े आरटीआई कार्यकर्ताओं में से एक हैं। सीवीसी, आईआईएम, राज्यसभा, कई जगह लोगों ने सुभाष अग्रवाल के नाम पर आरटीआई डाली। वैसे इन आरटीआई में सवाल जनहित के या उनकी अपनी दिक्कतें ही होती थी, पर किसी के नाम का प्रयोग तो गलत ही है। उसमें जनरली पर्सनल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। किसी जो उसका स्टाफर होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसके जानकारियां मांगी जाती हैं और इस वे में मांगी जाती हैं कि जैसा कि कोई वो बहुत गलत आदमी हो। तो ये निश्चित तौर पे आपसी राइवलिटी जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के आपस के स्टाफर्स में, कलीग्स में, ये उसके लिए ये आरटीआई लगाई जाती है। सुभाष अग्रवाल के नाम का दुरुपयोग कई बार हुआ। अपने नाम के दुरुपयोग को लेकर सुभाष अग्रवाल काफी चिंतित है। हर बार उन्होंने जिस विभाग में उनके नाम की फर्जी आरटीआई पड़ी, उसको अवगत करा दिया। जिस तरीके से मेरे नाम और एड्रेस का दुरुपयोग हो रहा है, तो शायद उन दुरुपयोग करने वालों के दिमाग में ये हो कि मेरे नाम के टेरर से शायद जवाब अच्छी तरीके से मिल जाएगा। आरटीआई आवेदन पर दूसरे के नाम का प्रयोग एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कहते हैं नाम में क्या रखा है, व्यक्ति का काम देखिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आरटीआई का खुलकर प्रयोग करने वाले सुभाष अग्रवाल का नाम को लेकर आज के पूरे देश में लोग उनके नाम को लेकर आरटीआई लगा रहे हैं। उनके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सुभाष अग्रवाल के नाम की आरटीआई क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकारी विभाग आम आदमी की जो आरटीआई जाती हैं उनको दरकिनार कर देते हैं? संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज, नई दिल्ली। तो हमारी रिपोर्ट से अंजलि जी बड़े परेशान है सुभाष जी कि उनके नाम से देश भर में लोग आरटीआई लगा रहे हैं, उनके नाम का इस्तेमाल करके। ये भी हो रहा है जी, और इसमें मेरे ख्याल से ये समझने की भी ज़रूरत है कि लोग क्यों करते हैं ऐसा। क्योंकि कहीं पे इतने आरटीआई एक्टिविस्ट्स पे हमले हुए हैं, उनकी मौतें हुई हैं कि लोग अपने नाम में कई चीज़ें करना से डरते हैं। हाँ। तो उन्हें लगता है कि कोई जाने माने इंसान है, उनके नाम पे वो कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही कि वो सही बात है, पर अगर हम देखें तो उसके कारण ये भी एक पहलू। और इसमें मैं एक जो पहले चर्चा में बात हुई भी है, उसके ऊपर भी मैं बात रखना चाहती हूँ कि क्या हम पेनल्टी लगाएं उन लोगों के ऊपर जो लगे हमें कि ये गलत आरटीआई लगा रहे हैं जी। तो ये एक, और ये भी सजेशन आया कि उनको गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए। ये एक बहुत ही डेंजरस बात है। चेतन जी, आपका आखिरी कमेंट मैं चाहूंगा इस पूरा मसले पर। क्या आप आखिरी कमेंट क्या देंगे, किस तरह से इस मसले से निपटा जाए, क्योंकि इसे सुलझाना बहुत जरूरी है देश के लिए? एक बात मैं मानता हूं कि जो इंटीरियर लोग से या गाँवों से जो आरटीआई करते हैं जी, उनको प्रॉपरली आरटीआई कैसे फॉर्म करना क्वेश्चन वो नहीं आता, उनको काफ़ी तकलीफ होती होगी जी। मगर फिर भी ये मेरे हिसाब से मिनिमम अगर 500 वर्ड और 2-3 सब्जेक्ट पूछे तो बहुत अच्छा रहेगा जी, जी। और मेरे हिसाब से
अधिकारियों को भी इसका जवाब देना आसान ही रहेगी। जी चलिए, ये मसला अहम है। अंजलि जी पहले ही कह चुके हैं कि वर्ल्ड की लिमिट की तो उसके भी अलग खतरे हैं। बहरहाल खतरे इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो नया खतरा सामने आया है आरटीआई के नाम पर ब्लैकमेलिंग करना, एक आरटीआई माफिया का होना, ये भी बड़ी समस्या है। चेतन जी, आप हमारे साथ मुंबई से जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका मुंबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंजलि जी आप यहाँ पर, उसके लिए बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ आज कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं। अपनी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपर मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है जानने का हक @gmail.com। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है हमारी ईमेल आईडी, और हमारा ट्विटर हैंडल भी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप चाहें तो ट्विटर के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमें आपकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। हम आपको बता दें कि हमारे एक दर्शक हरिशंकर जैन, जो कि हैदराबाद से हैं, आंध्र प्रदेश से, उन्होंने हमें ईमेल भेजा है और उन्होंने जो हमने स्कूलों पर कार्यक्रम दिखाया था उसकी तारीफ की, और उन्होंने इस बात पर चिंता जताई है कि देश में जिस तरह से शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो वास्तव में बहुत ही दुखद है और इस माहौल को बदलना पड़ेगा। उन्होंने हमें इस बात के लिए बधाई दी है कि हमने इस अहम मसले को देश तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जैन जी आपका हमें प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए। हमें आपकी ऐसी ढेर सारी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल आज कार्यक्रम में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।